साला फ़िल्म ऐसी बनाओ कि पूरा का पूरा भारत देश पर्सनल लेवल पर जाकर उस फ़िल्म को प्रमोट करना शुरू कर दे। मान लो कि वो खुद की अपनी फ़िल्म हो। अगर ये फ़िल्म अच्छा बिज़नेस कर रही है तो मान लो वो एक अपना पर्सनल विन वाला सिचुएशन हो चुका है। बात हो रही है धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। असली रिवेंज क्या होता है, असली बदला क्या होता है, ये आदित्य धर ने भाई सिखा दिया है पूरे के पूरे भारत देश को। धुरंधर के बाद जो फिलहाल लेफ्टिस्ट लिबरल लोगों का जो रोना चल रहा है भाई, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खून के आंसू रो रहे हैं सभी के सभी लोग, और मैंने सोचा कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते क्यों ना उनका दुख बांट लिया जाए। तो आज हम सब लोग मूवी के बारे में, एक्चुअली स्टोरी के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने इसके पहले मेरा रिव्यू जो दिया है वो भी नो स्पॉयलर्स वाला था। मैं जेन्युइनली नहीं चाहती कि स्पॉयलर्स मैं दूं, बट आज चर्चा होनी चाहिए भाइयों और बहनों, आरफा खानम शेरवानी मैम इनकी। मैम इसलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा पहले वाले वीडियो में, कि हम अपने संस्कार नहीं भूले भाई। बड़े लोग हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं अरफा आंटी जो है, उनका दुःख बाँटने की कोशिश करूँ। तो आइए शुरू करते हैं। किस्मत की एक सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो वक़्त आने पर बदलती है। ये डायलॉग हमने धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सुना था, और ये कितना ज़्यादा डेप्थ में लिखा गया है वो हम सब लोगों को आज यहाँ पर पता चल रहा है, क्योंकि एक वक़्त था जहाँ पर बॉलीवुड में इस प्रकार की फ़िल्में बना करती थी। ये कृष्ण का नाम जो हमारे खानदान के साथ चिपका हुआ है। हमने ये सोचा है कि आज से इस गांव में कृष्ण लीला हम गोपियों के साथ दिल भर कर रचाएं। क्या हो गई हो देवी कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा शुभ विवाह इसी कृष्ण के साथ रचाया था, और उस जन्म की सुहागरात में मैंने तुम्हें प्यार से अपनी बाहों में ऐसे पकड़ा, ऐसे चुम्मी ली। उल्लू के पट्टे कहाँ रहा तू? दरगाह। तो सोचो कि हम सब लोग एक ऐसे जमाने से उभर कर आज 2026 में बैठे हैं, जहां पर बैक टू बैक हमने इतनी सारी बॉलीवुड की फिल्में देखी, जहां पर एक ही प्रोपेगेंडा चलता रहा कि हम सब लोग इस भारत में अगर रह रहे हैं, तो इस भारत में कोई क्रिश्चियन है तो वो खुद को क्रिश्चियन आराम से बता सकता है। इस भारत देश में अगर कोई मुस्लिम है तो वो आराम से बता सकता है कि हाँ भाई मैं मुस्लिम हूँ। इस देश में अगर कोई दूसरे समुदाय से आता है तो वो आराम से बता सकता है कि वो वाले समुदाय से आता है। बट अगर तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू हो ये बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि जिस वक्त पे तुमने बोला कि तुम हिंदू हो, अंधभक्त, गोबर भक्त, ये वाला एक टैग तुम लोगों के दिमाग पे चिपकाया जाता था। आज भी माहौल कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, बट हाँ, अब जाके 2026 में एक ऐसे इंसान ने एक ऐसी फ़िल्म बनाई है जिन्होंने लिटरली पूरे के पूरे भारत देश की ये जो एक इकोसिस्टम है, लेफ्टिस्ट लोगों की जो पूरी लॉबी है, उसको एक्सपोज़ कर दिया है। क्योंकि सोचो ना कि धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन-सी चीज़ों के बारे में बातें हो रही है? पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोज़ किया गया है, पाकिस्तान में किस तरीके से वो टेरर फंडिंग चलता है वो एक्सपोज़ किया गया है। पाकिस्तान में बैठे हुए जो गैंग वॉर्स हो रहे थे, उस लियारी टाउन को एक्सपोज़ किया गया है। बट रो कौन रहा है? भारत देश में बैठने वाले कुछ लोग। ये वही लोग हैं जो अभी तक इस बहुत बड़ी एक माया नगरी में अपनी-अपनी जड़ें मज़बूत कर चुके थे। इस तरीके की फ़िल्में आया करती थी। एक इंसान था जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बॉलीवुड का कंट्रोल करता था। वो तय करता था कि कौन से स्क्रिप्ट पे कौन-सा एक्टर कब परफ़ॉर्म करेगा, कौन-सी फ़िल्म में कौन-सा एक्टर साइन करवा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें एक ऐसा ग्रुप था जो डिसाइड करता था। बट आज आदित्य धर ने जिस तरीके से धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 को बनाने के बाद इन सारे लोगों को एक्सपोज़ किया है, इनकी नींद, चैन सब कुछ उजड़ चुका है भाई। अच्छा लग रहा है देखकर, सुकून सा मिल रहा है मूवी की तरक्की देखकर। कोई और रो रहा है उसको देखकर हम थोड़ी ना खुश होंगे यार, हम इतने बुरे भी लोग नहीं है, इतने जाहिल किस्म के लोग नहीं है हम लोग, है ना? चलिए बात करते हैं आरफा आंटी के बारे में। सबसे पहले क्या कहना है उनका? आप जानते हैं इससे पहले मैंने धुरंधर पार्ट 1 भी देखी थी, पार्ट 2 भी देखी है। ये फ़िल्में मैं इसलिए देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना कि कौन से सच को मुझे झूठ के नैरेटिव से कवर करना है। जनहित में ये फ़िल्में देख रही हूँ, ये समझने के लिए कि ये फ़िल्में हमारी समाज में कितना ज़हर घोल रही हैं। पाकिस्तान को एक्सपोज़ करने वाली फ़िल्में हमारे भारत देश के समाज में कैसे ज़हर घोल रही है। जिसके एक उदाहरण के तौर पर हम हर तरफ आप अगर नज़र डालें तो आप सिर्फ देख रहे हैं नफ़रत, हाँ, वही नफ़रत जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से करता है। सिर्फ बंटवारा तो पहलगाम में डेफिनेटली हुआ था, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि धर्म पूछकर, पैंट्स उतरवा कर, नाम पूछ कर हिंदुओं की अलग लाइन बनाई दी गई थी, और बंटवारा करते हुए मुसलमानों की अलग लाइन बनाई गई थी। जो मुसलमानों की लाइन थी उनको टाटा बाय बाय बोल दिया गया था, जो हिंदुओं की लाइन थी उनको मार दिया गया था। तो बंटवारा तो डेफिनेटली हुआ था। और सिर्फ हिंसा। जी हाँ,
वही हिंसा जो दिल्ली में फिलहाल रिसेंटली एक हादसा हुआ, जहां पर डॉक्टर होने के बावजूद, इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद उमर ने जो लाल किले के पास किया, वो डेफिनेटली हिंसा का एक उदाहरण बताया जा सकता है। इनको हर देशभक्ति की कोई भी चीज उनको पसंद नहीं आती। मैं कहती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो ये कह रहे थे, माफी मांगने का समय है, मेरे जैसे लोगों के लिए। डेफिनेटली आप जैसे लोगों ने एक्चुअली माफी मांगनी चाहिए। यू नो व्हाट, कि इनसे पूरे देश से, कि हम इतने सालों से देश में रहकर बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ऐसे कुछ ट्वीट करते जा रहे हैं, ऐसे कुछ चीजों के लिए स्टैंड लेते जा रहे हैं जो एक्चुअली एंटी नेशनल है। तो इसीलिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यू नो व्हाट, मुझे यही एक आपकी जो नियत है वो बहुत अच्छी लगती है आरफा आंटी, बिकॉज आप जेन्युइनली बहुत ही अच्छे साफ नियत से इस देश में सच्चाई को हम सबके सामने लाती चली जा रही हो, और ये चीज़ देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसने उस प्रोपेगेंडा को पहली फिल्म में ही, पहले पार्ट 1 में ही देख लिया था और आप सबको चेताया था। पार्ट 1 में किस तरीके का प्रोपेगेंडा आपने देखा था और पार्ट 2 में भी किस तरीके का प्रोपेगेंडा आपने देखा है, मुझे जेन्युइनली वो जानना है। ऑफ कोर्स ये वीडियो मैंने लगभग 2 बार पूरी तरीके से देखा है। मैं ऐसी एक-एक हर एक लाइन को इनको एक्सपोज़ करते हुए इनको एक्चुअली में काउंटर कर सकती हूँ, बट बात वही है, यही वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाएगा, एंड जेन्युइनली मुझे पता है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जब भी कोई भी इस देश में ऐसी घटना होती है जिसके बाद आरफा आंटी रोने लग जाती है या फिर लेफ्ट का इकोसिस्टम रोने लग जाता है, इसका मतलब समझ लो कि देश के हित में वो घटना हुई है, यानी कि देश में फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, बट उसके बावजूद ये इतने झूठे नैरेटिव को किस तरीके से बार बार लगातार पुश करते चले जाते हैं ना, ये चीज़ एक्चुअली करंट गवर्नमेंट को सीखनी चाहिए इनसे। अपोलोजेटिक प्रोपेगेंडा है नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, पूरे भगवा परिवार के लिए, बल्कि मैं यहां तक कहना चाहूंगी कि ये वोट मांगने का नया तरीका है मोदी जी के लिए। ये वोट मांगने का कैसे नया तरीका है आरफा आंटी जी मोदी जी के लिए, क्या आप हमें बता सकती है? क्योंकि आपके हिसाब से तो वोट चोरी होती है हर बार, क्योंकि आपके हिसाब से तो ईवीएम में बहुत सारे घोटाले होते चले आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप सब लोग इन सारी चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाए, तो अब ये कहना है कि वोट चोरी हो रही है। भाई यार, मतलब खुद को ही कितना कॉन्ट्राडिक्टरी करते हो यार तुम लोग। 2 दिन पहले तुमने कौन-सी बात कही है, एटलीस्ट वो तो चेक कर लो। एक काम कर लिया करो, हर एक वीडियो को अपलोड करने से पहले मैंने पिछले 1 साल में कौन-कौन से ट्वीट्स किए थे, एक बार सेल्फ एग्जामिन कर लिया करो, ताकि ये सारे ना फिर कन्फ्यूजन्स, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं आया करेंगे मोहतरमा आपकी तरफ से। एक नई जनता तैयार करने की कोशिश हो रही है इन फिल्मों के जरिए। एक नई जनता डेफिनेटली तैयार करने की कोशिश की जा रही है, वो कोई और नहीं कर रहा है, वो खुद ही जनता खुद को ही तैयार कर रही है, बिकॉज़ अब कोई भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, चाहे अब वो जो एक एक्टर प्रेज़िंग का जो एक अ, मुझे लगता है बहुत ही लंबा समय भारत ने देखा है, जहाँ पर लिटरली भगवान का दर्जा दिया जाता था एक्टर्स को, और वो जो कहेंगे बस वही सही बात है। ये सारी चीज़ों में बिलीव किया जाता था, क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर ने कहा है तो वो सही होगा। मेरा फेवरेट एक्टर अगर ये साबुन बेच रहा है तो मुझे भी वही इस्तेमाल करना है। इस वाले ज़ोन से अब जनता आउट हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, और अब पानी साफ हो चुका है, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। तो कहीं न कहीं पे मुझे लगता है डेफिनिटली आपका रिसर्च यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जनता अब खुद को तैयार कर रही है। जो इसके पहले लगातार बैक टू बैक इतने सारे सालों से बॉलीवुड की तरफ से जो फ़िल्में बनाई गई है, उस हर एक फ़िल्म को आज की जनता जानती है कि वो एक प्रोपेगेंडा वाली फ़िल्म थी। फाइनली कोई एक ऐसा शेर, बब्बर शेर, हमज़ा का अर्थ होता है बब्बर शेर, तो एक ऐसा शेर आदित्यधर नाम का आ चुका है, जो अब सच को सच और झूठ को झूठ बोलने से नहीं डरता है किसी से भी। और एज़ एन इंडियन ऑडियंस के तौर पर मुझे लगता है कहीं न कहीं पे हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस फ़िल्म को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सपोर्ट करें। मैंने शुरुआत में ही कहा, फ़िल्म ऐसी बनाओ कि पूरा का पूरा भारत देश खुद के पर्सनल लेवल पर उस फ़िल्म को प्रमोट करना शुरू कर दे। आज का भारत ऐसा ही कुछ करते हुए नज़र आ रहा है। एक चीज़ को देखकर अच्छा लग रहा है कि खुद ही खुद को एक्सपोज़ किए जा रहे हैं। मतलब हम लोग इनको क्या ही एक्सपोज़ करें? हम लोग क्या ही इनके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को इनके ही सामने लाएँ? इन्होंने खुद ने ही खुद के किए हुए ट्वीट्स भी अगर इन्होंने छान निकाले तो इनको खुद को पता चल जाएगा कि ये क्या खोदने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा खोदा-खोदी नहीं हो गई है। एनीवे गाइज़, मूविंग ऑन। सो फिलहाल धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। किस तरीके से प्रोपेगेंडा है, किस तरीके से मोदी को बार-बार पार्ट 2 में लाया गया, कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर डिमोनेटाइज़ेशन किस तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और जब ये डिमोनेटाइज़ेशन हुआ तब कौन-सा साल था? आतिक अहमद को जब दिन दहाड़े, मतलब जब कैमरे चल रहे थे, इंटरव्यू चल रहे थे, तब कैसे किस तरीके से मारा, वो कौन से साल में हुआ था? फ़िल्म में दिखाया गया कि 2002, 2003, 2004 के
दरमियान हमारे धुरंधर पाकिस्तान में रहकर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, फिर अननोन गनमैन की सारी चीज़ें अभी-अभी हो रही है पिछले 3-4 सालों में। इनफैक्ट आज की एक और न्यूज़ आई है हम सभी के सामने, तो ये बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठ रहा। अरे गधों! अरे गधों! मैं इनकी बुद्धि पर मुझे दया आती है ये सारी चीज़ें देखकर, बिकॉज़ तुम लोग क्या चाहते हो कि इंडिया ये एक प्रॉपर रिसर्च पेपर्स का एक फाइल तैयार करे और वो फाइल ऐसे अपलोड कर दे सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, कि देखो, पढ़ो कि एग्जैक्ट कौन से टाइम पे कहाँ पर किस तरीके से कौन गनमैन वहां पर गया था, किस तरीके से किसने किसको खत्म किया, ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी ही पड़ेगी भाई, तुम पूरा सच दिखा ही नहीं सकते हो, बिकॉज बात ही हो रही है अननोन गनमैन की। व्हाट आर यू सेइंग? मैं एक-एक करके तुम लोगों के सामने सारी चीजें अब रखने जा रही हूँ, सो लेट्स गेट रेडी फॉर इट। सबसे पहले आतिक अहमद, 2023 का ये आर्टिकल आप लोग देख लो। आतिक अहमद ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, उनके आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के साथ कनेक्शंस थे। कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है, अरफा आंटी। अगला, दाऊद इब्राहिम के बारे में 2003 का ये एक आर्टिकल देख लीजिए, जहां पर कराची के अस्पताल में वो एडमिट है और पॉइजन के बारे में खबरें उड़ रही है। क्यों? कैसे? कैसे पॉइजन किया गया, कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई, कि ये भी प्रोपेगेंडा है। चल आगे बात करते हैं। ये एक वीडियो देख लो जहां पर ओरिजिनल फुटेज है ऑपरेशन लियारी के टाइम पे, जब एसपी असलम चौधरी वहां पर उनकी देखरेख में ऑपरेशन चला रहा था। बात हो रही थी लियारी को साफ करने की, और इसी के चलते इसका लाइव फुटेज देखिए, और फिल्म में जो एग्जैक्ट रिक्रिएट करके दिखाया गया है वो आप एक बार याद कर लो। जिन किसी ने भी फिल्म देखी है मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? रहमान डकैत की मौत किस तरीके से हुई, कौन से जंगल में, कैसे सिटी स्कर्ट्स के बहुत बाहर जाकर एक जंगल के यहाँ पर कार में किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हुई, ये सारी लिखा पढ़ा ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? उजैर बलोच जो रहमान डकैत का ही भाई है, उसको दुबई में अरेस्ट किया गया था, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? उसके भी न्यूज आर्टिकल्स अवेलेबल है। जावेद खरानी के बारे में ये आप लोग पढ़ लो। एक गुप्त बैंकर था जो टेररिज्म के लिए फंड दे रहा था, और भारत के डीमोनेटाइजेशन के ठीक 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई, वो भी 4थे मंजिल से नीचे कूदकर। क्या ये भी प्रोपेगेंडा था? अब ऑफ कोर्स वो खुद डीमोनेटाइजेशन के बाद 1 महीने के बाद खुद ही उसने करी, ऐसी एक न्यूज़ थी, तो समझने वाले को इशारा काफ़ी है। आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट करते हो? अननोन गनमैन के द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशंस अलग-अलग करके इन सभी अलग-अलग लोगों को मार दिया गया था, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे भारत में जितने भी हमले हुए उनसे रिलेटेड थे, तो क्या अभी प्रोपेगेंडा था? अगला कैरेक्टर मेजर इकबाल, यानी कि इलियास कश्मीरी। इसको एक्चुअली यूएस ड्रोन्स के द्वारा जब मिसाइल्स एक्चुअली छोड़ी गई थी तब मारा गया था, ऐसी एक न्यूज़ थी, बट बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। अब जिन्होंने फिल्म देखी उनको पता है, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। मैं ये नहीं कहती कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो 100% सच है, वो नहीं दिखा सकते सच 100%, वो नहीं दिखा सकते, बट जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, जिस तरीके से सारे इवेंट्स बैक टू बैक हो रहे हैं, जिस तरीके का टाइम पीरियड वो बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखते हुए उन सारी चीज़ों के एविडेंसेस गूगल पे मौजूद है। तो जब भी आप कोई फिल्म बना रहे हो, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके लिए आपको रिसर्च है, और इस तरीके का रिसर्च इन्होंने किया है, चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे वो हर एक इवेंट हो जो हिस्ट्री में हुआ है। जिस तरीके से आदित्य धर ने बहुत ही ब्रिलियंटली स्क्रिप्ट को लिखकर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर हम सबके सामने रखा, 7 से 7.5 घंटे की लगातार एक पूरी सीरीज के तौर पर हम लोग इसकी तरफ देख सकते हैं, और आप लोग इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हो। पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली फिल्में भारत के लिए प्रोपेगेंडा कैसे हो सकती है? आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है पाकिस्तान अगर एक्सपोज हो रहा है तो? क्यों आरफा आंटी? पार्ट 1 के टाइम पे भी जर्मन शेफर्ड, आरफा आंटी और बहुत सारे लोगों ने जो रोना मचाया हुआ था, उसकी वजह से एक्चुअली फिल्म को 200-300 करोड़ का ज़्यादा फायदा हुआ, बिकॉज इनकी वजह से उनके जो लेफ्टिस्ट वाली जो ऑडियंस है वो भी जाकर फिल्में देख के आई थी। इस बार भी शायद वही होगा, शायद क्या वही होने वाला है, बिकॉज जिस तरीके का पोटेंशियल पार्ट 2 रखती है 10 गुना ज़्यादा पार्ट 1 से, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लगभग 2 से 2.5 हज़ार करोड़ तक का तो बिजनेस ये आराम से करने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं भी अभी ऐसे लगता है कि आरफा आंटी, थैंक यू सो मच, आप जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाओगे उतनी ज़्यादा मदद होगी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। मैंने कहा ना, फिल्म ऐसी बनाओ जो हर कोई पर्सनल लेवल पर इसको प्रमोट करना चाहे। आरफा आंटी भी वही कर रही है। जर्मन शेफर्ड ने जिस तरीके की एक पोस्ट अपलोड की है, वहाँ की आप लोग भाषा देखो, और जो आरफा आंटी की भाषा है वो भी सेम। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है भाई, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअली जब भी भारत में राष्ट्रवादी लहर उमड़ती है, इनके पेट में मरोड़े उठने लगते हैं, इनके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इनको एक्चुअली लूज मोशंस होने लग जाते हैं, और फिर ये नीचे से ना हगते हुए मुंह से हगने का डिसाइड करते हैं, और फिर कैमरा ऑन करके हगना शुरू कर देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसे लगता है कि जो दस्त की दवाइयाँ हैं वो मुफ्त है,
सरकार के द्वारा। अगर आप सिविल हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको मुफ्त में वो दवाइयाँ मिलेगी। अरफा आंटी और जर्मन शेफर्ड और भी बहुत सारे जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रो रहा है फिलहाल। मजा आ रहा है देखकर। राहुल गांधी जी एक और बार आपके स्टाइल में हो जाए। मजा आया। बाकी यार देखो, ये लोग जितने ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे उतनी ज़्यादा एक्चुअली मदद ही होने वाली है फिल्म के लिए। और प्रोपेगेंडा ये जो अब एक अलग से ही इंस्टाग्राम पे फिलहाल एक ट्रेंड चलाया जा रहा है इस फिल्म को लेकर। कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग जानते हैं कि फिल्म में कोई तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं। अगर जावेद खनानी का केस दिखाना है, उसका कैरेक्टर दिखाना है, तो डिमोनेटाइजेशन भी दिखाना होगा भाई। ये कॉमन सेंस की बात है। बट ऑफ कोर्स कॉमन सेंस इज सीरियसली नॉट अ कॉमन थिंग इन इंडिया। नॉट एवरीवन कैन हैव इट एंड वी नो दैट वेरी वेल। सो इट्स ओके। यही एक्सपेक्टेड था आप सब लोगों से रोना, आप लोग वही कर रहे हो। प्लीज ऐसे वीडियोस आप अपलोड करते रहो। एंटरटेनमेंट हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। यस। बाकी यार जाते जाते एक और चीज मुझे अभी भी रिसेंटली पता चली है, और वो ये वाला एक रणवीर सिंह का जो लुक है जो मैंने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है। यार ये जेन्युइनली जब मैं फिल्म देख रही थी मुझे लगा नहीं था कि एट एक्चुअल मेकअप किया गया है। मात्र 2 मिनट का सीन ये था पूरी पिक्चर में जहां पर पिंडा ये कहता है कि घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। आय हाय यार वो मोमेंट, सारे इमोशंस एक साथ इधर उधर भागने लग गए, दौड़ने लग गए दिमाग में। बट यार क्या मोमेंट था, ब्रिलियंटली डन। लिटरली मतलब 2 मिनट के सीन के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स। ये अगर चाहते तो बस कोई स्पेशल इफेक्ट्स का काम करते हुए ऐसे ही बस दिखा सकते थे, बिकॉज वो इमेजिनेशन में उसको दिख रहा है ना पिंडा को, तो वो कुछ भी दिखा सकते थे कि यार ठीक है स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए हम लोग रिक्रिएट कर देंगे। नहीं भाई नहीं, मेकअप का काम देख रहे हो आप लोग। आई थिंक द मेकअप आर्टिस्ट वाज प्रीति शीला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, प्रीति शील। वेल डन गाइज। आई फील जिस तरीके के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, मेकअप, बीजीएम, म्यूजिक, ओवरऑल एक्शन कोरियोग्राफी, सेट डिजाइन, प्रोडक्शन वैल्यू, सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है। हैट्स ऑफ। एक नया बेंचमार्क सेट कर चुकी है धुरंधर ये फिल्म। बाकी अब मेरी तरह और जितने भी हम सब लोग सिनेफाइल्स हैं, हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ आदित्य धर से कि प्लीज़ आप अब एक काम करो कि 7 घंटे की मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को मिलाकर एक फिल्म रिलीज कर दो और थिएटर्स में। और इसमें आप लगभग 2 या 3 एक्चुअली आप इंटरवल टाइम रख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे अगर वो भी आप अगर 7 से 7.5 घंटे की फिल्म रिलीज करते हो तो भाई सबसे पहले टिकट मेरी बुक रहेगी मेरी तरफ से। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार प्लीज़ इस वाले रिक्वेस्ट को आदित्य धर तक पहुंचा दिया जाए और कुछ तो कीजिए यार प्लीज़ हम सब सिनेफाइल्स के लिए। आई वुड लव टू गो फॉर दैट फिल्म मैन। आप लोग क्या कह रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अरफा आंटी आपकी भी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अरफा आंटी प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत ही छोटा चैनल है, हम सब लोग छोटे लोग हैं आप जैसे बड़े लोगों के लिए। बट येस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अरफा आंटी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।